हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। एंड ये वीडियो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है इसके बारे में। और मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने, नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, फ़ोन किया कि वो कह रहे हैं कि सर ये गलत फैसला है। लेकिन इसलिए मुझे पता नहीं कि इसको मतलब क्वेश्चन मार्क दे या एक्सक्लेमेशन दे या फुल स्टॉप दे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना, ये डाइजेस्ट करने में मतलब डिफिकल्ट जा रहा है। आप आगे समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कुछ लोग बोल रहे 10 टाइम्स बढ़ेगी, कुछ लोग बोल रहे 100 टाइम्स बढ़ेगी। तो मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव, एक एनालिसिस देने का ट्राई करूंगा और आपको फाइनली कमेंट में बताना है मुझे कि ये फैसला सही है या गलत है। ठीक है। और उन्होंने कहा है, यहाँ पे आप लोगो देखेंगे, आईबीपीएस का लोगो है, एसएससी का है, उसके बाद आरबीआई का है, नाबार्ड का है, सेबी का है, यहाँ पे आरआरबी भी है। इसका यहाँ पे लोगो रह गया था। तो लोग बोलेंगे सर आपने आरबीआई, सेबी, नाबार्ड क्यों किया? क्योंकि आज भी इनकी एग्ज़ाम जो है वो आईबीपीएस ही कंडक्ट करती है। तो ये इसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा, हम वीडियो में आके जाके देखेंगे। ठीक है। एंड किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंक्लूड हो सकता है या हो नहीं सकता है। मैं हूँ सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरा एसएससी में भी सिलेक्शन हुआ था, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, एसबीआई एंड सारे जो 8-10 बैंकों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। हम आगे देखते हैं। तो ये सारी डिटेल्स है। मैंने जो ऑफिशियल रिसोर्स है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जहाँ से गवर्नमेंट डिसमिट करती है, वो हम उसको कहते हैं पीआईबी। ठीक है। तो पीआईबी से मैंने ये लिया। तो इन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग हो गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो उन्होंने चेयर किया उसको। एंड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसको अप्रूवल मिला है। एक्चुअली इसको अप्रूवल मिला है, डिसीजन पहले ही हो चुका था इसका। ठीक है। तो मैंने इसको पूरा का पूरा यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दिया है, यानी कि जिसको वो डॉक्यूमेंट मिला नहीं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने कहा फ़ी का इशू लिया है इन्होंने। ठीक है, लोगों को अलग अलग एग्ज़ाम की फ़ी देनी पड़ती है, ये भी इशू है। लेकिन ये इशू, आप इसको इतना बड़ा इशू नहीं कह सकते। जो बड़े इशू क्या है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कितने जॉब्स निकलते हैं, कितने स्टूडेंट्स उसको अपीयर होते हैं। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर ये देखना है कि ये नॉन गैजेटेड पोस्ट का मतलब इनको क्या एक्सपेक्टेड है। नॉन गैजेटेड पोस्ट मतलब क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि नॉन गैजेटेड पोस्ट, इनका ऐसा कहना है कि जो मतलब जो टॉप की, ज़्यादा टॉप की पोस्ट नहीं है। जैसे मान लो यूपीएससी रिक्रूट करता है, ग्रेड ग्रुप ए का करता है, और कुछ पोस्ट यूपीएससी में ग्रुप बी की भी होती है। ठीक है। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट है, जैसे एसएससी करवाता है। ठीक है। बाकी जैसे आरबीआई ग्रेड बी का होता है, आरबीआई ग्रेड बी में, लेकिन वहाँ पर गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड पोस्ट है, उसको डिस्टिंक्शन नहीं है। ठीक है। अगर आप कहेंगे कि चीफ जनरल मैनेजर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो गैजेटेड नॉन गैजेटेड वहाँ पे सवाल ही नहीं आता है। लेकिन इतनी टॉप लेवल वाली पोस्ट इसमें आएंगी क्या नहीं आएंगी, ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, गवर्नमेंट कहा है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहा है, एंड इन्होंने ये भी कहा है कि रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज। तो बहुत सारी रिक्रूटिंग एजेंसी है। जैसे मान लो आरबीआई का जो रिक्रूटमेंट है, आरबीआई का, वो आरबीआई सर्विस बोर्ड करवाता है। ठीक है। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर भी कहा है, इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में भी इसमें जिक्र है। ठीक है। तो ये सारा सैलिएंट फीचर्स क्या है इसमें, कि टेस्ट जो होगी वो साल में 2 बार होगी। ठीक है। 3 लेवल पे एग्जाम होगा, ग्रेजुएट लेवल पे होगा, 12th पास लेवल पे होगा एंड 10th पास लेवल पे होगा। अभी मुझे आप बताओ कि आईबीपीएस का क्लर्क का एग्जाम, पीओ का एग्जाम, एसबीआई पीओ का एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम इसी में आ जाएंगे। ठीक है। ग्रेजुएट लेवल में बैंकिंग के, मैं बैंकिंग के बारे में अगर बात करूंगा तो आज के दिन में ग्रेजुएट लेवल के बैंकिंग में काफी सारे एग्जाम होते हैं। मतलब सबसे अगर आप इजी कहेंगे तो आईबीपीएस क्लर्क कहूंगा मैं, और सबसे डिफिकल्ट कहूंगा तो मान लो एसबीआई पीओ हो गया, या आरबीआई ग्रेड बी हो गया, नाबार्ड ग्रेड बी हो गया। वो सारे के सारे को ग्रेजुएट लेवल में ही इंक्लूड कर दिया है। मतलब जिसको आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देना है वो भी साथ में आएगा, एसबीआई पीओ देने वाला वो भी साथ में आएगा। तो ये सारे लाखों करोड़ों लोग एक ही कैटेगरी में उन्होंने इंक्लूड कर दिए। अभी 12th पास लेवल पे तो बैंकिंग में तो कोई एग्जाम है नहीं।
जैसे एक एग्जाम पकड़ लो आप, जैसे आरबीआई का मुझे पता है ऑफिस असिस्टेंट का है, या नाबार्ड में ऑफिस असिस्टेंट का है, वहाँ पर 12th पास है। लेकिन बैंकिंग में मेजर एक भी एग्जाम नहीं कि जो 12th पास में है। तो बैंकिंग की सारी एग्जाम ये ग्रेजुएट लेवल पे इंक्लूड कर दी उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पर दो पार्ट्स होने चाहिए। अदरवाइज जो लोग क्लरिकल लेवल पे पहले काम कर चुके हैं, उनको मान लो पीओ बनना है या एसबीआई की एग्जाम देनी है, तो वो सारे के सारे डबल आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जिसको ज़रूरत है वो अननेसेसरी कंपटीशन में फंस सकता है यहाँ पर। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि अगर एक ही एग्जाम पे अगर आपको आज देख लो आईबीपीएस का रिक्रूटमेंट है तो 1000-1200 वैकेंसी आई है, तो आपको ये चांस यहाँ पर मिलेगा कि आप लाखों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लाखों पोस्ट है तो फिर स्टूडेंट्स भी करोड़ों होंगे। ठीक है, अभी देखो आप रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है, रेलवे का ग्रेजुएट लेवल पे, वहाँ पे नियर अबाउट करोड़ से फॉर्म आते हैं। एसएससी का एग्ज़ाम है ग्रेजुएट लेवल का, वहाँ पर भी 20-30-40 लाख फॉर्म आते हैं। और अगर आप बैंकिंग देखेंगे तो वहाँ पर 5-6-7-8-10 लाख फॉर्म आते हैं। तो अभी ये सारे के सारे साथ में फाइट करने वाले हैं। ठीक है, अभी ये मेजर इशू, माइनर इशू ही, कौन सा मेजर लैंग्वेजेस है यहाँ पर, 12 मेजर लैंग्वेजेस है। मैंने आपको जो पॉइंट बताया, आपको इस पर सोचना है कि इससे कैसे होगा। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले हम देख लेंगे क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने लिया है, तो उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी वो इंग्लिश हिंदी में होगी, बाकी सारी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में हो सकती है। अभी एसएससी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आईबीपीएस है। ठीक है, लेकिन आईबीपीएस में आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईआरडीए इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं है। तो 1000 सेंटर पे होगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट पे होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, दीज आर द कॉमन पॉइंट्स, यू कैन गो थ्रू इट। यहाँ पर ये भी दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स, मान लो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर। जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि एनआरए का स्कोर आपको लेना है नहीं लेना है। अभी मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सरकार है बीजेपी का, तो जो स्टेट बीजेपी है वो तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे मान लो गुजरात है, तो गुजरात वाले क्या करेंगे, गुजरात स्टेट वाले करेंगे कि ये एक रिक्रूटमेंट है तो इसके लिए एनआरए का स्कोर आप एक्सेप्ट करेंगे हम, और यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेट वाइज वहाँ पर फिक्स हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट स्कोर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी पीएसयू, अभी मान लो बहुत सारी पीएसयू हमारे यहाँ पर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो उनको भी ये सारे स्टूडेंट के साथ फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स के साथ, जो ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे कहा, क्योंकि पीएसयू ग्रेजुएट लेवल पे आएगा, तो वहाँ पर वो सारे के सारे एक लेवल पे है, मतलब जिसको क्लर्क बनना है वो भी, और जिसको पब्लिक से जैसे एनटीपीसी में अगर मैनेजमेंट ट्रेनी बनना है वो भी। ठीक है, अभी लेकिन यहाँ पर जर्नलिस्ट पोस्ट कहा है, लेकिन वहाँ पर भी जर्नलिस्ट अगर मान लो कोई पोस्ट आती है तो वो भी वहाँ पर मतलब इसमें से वो रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा है कि सीईटी विल बी फर्स्ट लेवल। ठीक है, तो लोग कहेंगे कि ठीक है अभी आईबीपीएस जाने वाला नहीं है, एसएससी जाने वाला नहीं है, आरआरबी बोर्ड, वो ये सारे के सारे रहने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल का एग्जाम होगा सीईटी का। लेकिन मान लो अगर किसी को सिर्फ क्लरिकल में ही इंटरेस्ट था पहले, तो वो क्लरिक का फॉर्म भरता था, प्री का, मेंस का, और फाइनल हो जाता था। अभी क्या है, उसको ये 1.5 करोड़ लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बैंक का फॉर्म नहीं भरते, एसएससी का फॉर्म भरते, उनको एसएससी में ही जाना है, उनको बैंकिंग से कुछ लेना देना नहीं। वो क्या करेंगे, एसएससी वो एग्जाम दे देंगे, प्रीलिम क्लियर कर देंगे, और अगर मान लो क्लर्क का मेन का है तो उसके लिए वो अप्लाई कर देंगे। तो अननेसेसरी बैंकिंग में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन उसमें दूसरी भी साइड देखनी पड़ेगी हमें कि अगर कुछ स्टूडेंट का अच्छा स्कोर आता है तो उसको बैंकिंग के साथ साथ एसएससी में भी वो फॉर्म भर सकेगा, क्योंकि सारी की प्रीलिम्स एग्जाम एक ही है। अगर उसका स्कोर अच्छा आता है तो वो बैंकिंग में अप्लाई करेगा, रेलवे में भी करेगा, एसएससी में भी करेगा। लेकिन ऐसा चांसेस हमें देखना पड़ेगा कि आपका मतलब, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसका पढ़ाई अच्छा है, एसएससी के एसएससी में अगर देखेंगे तो वहाँ का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर मैथ्स है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री होता है, ज्योमेट्री होता है, मेंसुरेशन, ये सारा बहुत होता है। इंग्लिश में भी देखो वहाँ पर चेंज द वॉइस है, वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो एसएससी का इंग्लिश एंड बैंकिंग का इंग्लिश में काफ़ी
डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। एंड स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया इसमें, और आपको 2 चांस देने वाले हैं वो, ठीक है। 1 साल में 2 बार आप एग्जाम दे सकते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी इसमें, क्योंकि क्या है, अगर मुझे फर्स्ट 6 मंथ्स में कुछ रीज़न से मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया तो मैं सेकंड इसमें इंप्रूव कर सकता हूँ, फिर दूसरे साल फर्स्ट 2 एग्जाम चांस मिलेंगे मुझे, वहाँ पर मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी भी है। एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई इशू नहीं यहाँ पर, ठीक है। एंड अपर एज लिमिट, अभी यहाँ पर एक इशू है, क्योंकि कुछ एसएससी की जो पोस्ट है वहाँ पर अपर एज लिमिट 32 है, ठीक है। अपर एज लिमिट 32 है, तो हमें ये थोड़ा सा, क्या वो अपर एज लिमिट क्या रखेंगे ये हमें पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि 10वीं के लिए मुझे लगता है 10th बेस पे जो है उस पर 25 एज लिमिट हो सकता है, उसके बाद 12th पे है वहाँ पे 27-28 हो सकता है जो क्लर्क का होता है। एंड ग्रेजुएशन के लिए जो पोस्ट है वहाँ पर 30 और 32 में से मुझे लगता है अगर सबको इंक्लूड करना है तो 32 उनको रखना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि हमें एसएससी के 32 जो एज है वो पोस्ट के लिए हम एलिजिबल थे, लेकिन इसकी वजह से हमारा चांस चला गया, ठीक है। अभी यहाँ पर है, या अभी आया है, इसमें ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इंक्लूड हो जाएगा मुझे लगता है। अभी ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये अभी डिटेल जो इंस्ट्रक्शन है वो अभी आई नहीं है, ठीक है। दीज आर लाइक ऊपर ऊपर के इंस्ट्रक्शन है यहाँ। उसके बाद एडवांटेजेस फॉर स्टूडेंट्स, तो ये नॉमिनल एडवांटेजेस है, आप पढ़ लो, लेकिन कंसर्न का इशू ये नहीं है, कंसर्न का इशू दूसरा अलग है। तो एडवांटेजेस फॉर इंस्टीट्यूशन जो है, तो उनके लिए क्या है कि एक ही एग्ज़ाम से उनको काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हेल्पलाइन रहेगी, स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो वो कॉल करके कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सोसाइटी होगी, तो ये इससे हमारा एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बन जाएगा। तो पूछेंगे कि ये एनआरए क्या है, सोसाइटी है, पार्टनरशिप है, या कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है। एंड ये चेयरमैन जो होंगे इनके, वो रैंक ऑफ ए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जैसे यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं उनका भी मतलब काफ़ी हाई स्टेटस होता है, एसएससी के चेयरमैन है उनका हाई स्टेटस है, तो उसके जैसा इनका स्टेटस होगा, तो अच्छी पर्सनैलिटी यहाँ पे आने के चांसेस है। एंड दे विल हैव रिप्रेजेंटेटिव्स, रेलवे के होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी देखो, एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। तो ये यहाँ के आने के मतलब है कि वो जो सारी एजेंसीज है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज जिसके अंडर आती है, मतलब इसके अंडर जो जो एजेंसी आती है, आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी, आईआरडी है, उनके 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, आपको पता है। एक ऑफिसर लेवल की होती है एग्जाम, और एक होती है क्लरिकल लेवल की होती है, जैसे नाबार्ड असिस्टेंट है, आरबीआई असिस्टेंट है। अभी ये पता नहीं है इसमें कि उनको जो नॉन गैजेटेड उन्होंने कहा है वो उनको क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि प्योर गवर्नमेंट छोड़ के नॉन गैजेटेड किधर भी नहीं आता है, ठीक है। तो अभी आरबीआई का मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड असिस्टेंट, ये इसमें आ सकती है। आरबीआई ग्रेड भी काफ़ी हायर लेवल का पोस्ट है, इफ़ यू कंसिडर इट इज़ विथ दी सम ऑफ दी लाइक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के बाद जो पोस्ट आती है उसके बराबर है वो। तो मुझे लगता है आरबीआई आरबीआई थोड़ा इसका अलग ही रख सकता है, क्योंकि आरबीआई का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग है। यहाँ पर आपको वो देखना पड़ेगा, वहाँ पे 10, 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों में 60% चाहिए एग्रीगेट, एंड बाकी आईबीपीएस में इधर उधर किधर वो क्राइटेरिया नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आरबीआई अलग रहने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पर क्या कितना अमाउंट सैंक्शन किया है, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर विल बी, ये आप यहाँ से बढ़ लो क्या है। अभी है मेन क्वेश्चन है लोगों का ये, और मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो अलग है, इसलिए आरबीआई इस प्रोसेस से मुझे लगता है एटलीस्ट आरबीआई असिस्टेंट आ जाएगा, ऑफिस असिस्टेंट भी इस प्रोसेस में आ जाएगा, लेकिन ग्रेड भी वो अलग से रखेंगे। सेबी, नाबार्ड का भी मुझे लगता है, क्योंकि ये हायर लेवल की पोस्ट है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्राइटेरियाज यहाँ पर होते हैं। अगर आप सेबी का देखेंगे तो वहाँ पे बीए एलिजिबल नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका रिक्रूटमेंट अभी जैसे चल रहा है वैसे रहने के चांसेस मुझे लगते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका अगर क्लरिकल लेवल का या ऑफिस असिस्टेंट लेवल का रिक्रूटमेंट आएगा तो वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से हो सकता है, ठीक है। तो अभी यस, ठीक है, अभी ऑल द बेस्ट करने से पहले अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रूथ आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा है, एसएससी में हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना है, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं वो बैंकिंग में नहीं आते। तो अभी हमें ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या रखेंगे। अगर आप सिलेबस देखेंगे एसएससी का और बैंकिंग का, काफ़ी सारा वेरिएशन है। आप इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में आप देख लेंगे तो यहाँ पर चेंज द वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, काफ़ी सारा डीप इंग्लिश है यहाँ पर। एसएससी में, एसएससी का इंग्लिश है ग्रामर बेस्ड और बैंकिंग का इंग्लिश है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड। तो अभी सिलेबस क्या रखेंगे उस पर बहुत डिपेंड है। अभी मैथमेटिक्स ले लो आप, बैंकिंग में ज़्यादा मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, ये नहीं आता है, लेकिन एसएससी में वो आता है। एसएससी में करंट अफेयर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एसएससी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। तो सिलेबस क्या रहेगा इसका, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और एक ही एग्ज़ाम होगा, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाली है। अभी बैंक एग्ज़ाम में मैक्सिमम 8-10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, बैंकिंग में 8-10 लाख, एसएससी में 20-30-40 लाख करते हैं, रेलवे में तो करोड़ के लोग करते हैं। तो प्रीलिम्स में ये सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग में मैंने पहले भी बताया है कि बैंकिंग में सिर्फ ग्रेजुएट ही है, उसके नीचे आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड असिस्टेंट छोड़ के कोई पोस्ट नहीं जो ग्रेजुएट से नीचे है, और उसको एक ही इसमें कर दिया उन्होंने, ग्रेजुएट, बैंकिंग का ग्रेजुएट। लेकिन बैंकिंग का आईबीपीएस का असिस्टेंट भी ग्रेजुएट है, एसबीआई पीओ का भी ग्रेजुएट है, तो वो सारे के सारे एक ही इसमें आप उसको इवेल्यूट कर रहे। इससे थोड़ा सा कंपटीशन क्या होगा आगे, वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। इसका लेवल 2 के, लेवल 2 तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आईबीपीएस ले सकता है उसके तरीके से, रेलवे उसके तरीके से लेगा, एसएससी लेगा, लेकिन प्रीलिम्स में डिपेंडिंग अपॉन सिलेबस आपको पता चलेगा कि ये डिसीजन गलत है सही। इसीलिए मैंने उसको क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया, मैंने एक्सक्लेमेटरी लगाया, क्योंकि अभी लिटरली हम, मतलब वो लोग, सब लोग सोच रहे हैं कि इसका क्या होगा। तो आप इस पर सोचिए। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन ये जो इशू है किसी ने एड्रेस नहीं किया है, ठीक है, कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का क्या होगा। बैंकिंग में इतने सारे एग्जाम है और सबको सब आपने ग्रेजुएट में इंक्लूड कर दिया। एटलीस्ट वहां पर एक क्लरिकल लेवल का एक एग्जाम हो जाना चाहिए था, और ऑफिसर ग्रेजुएट लेवल का या पीओ लेवल का एक अलग एग्जाम हो जाना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कुछ स्टूडेंट स्पेसिफिक एग्जाम्स देते हैं, अगर आरबीआई ग्रेड भी इसमें आ गया तो मतलब काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट है कि जो स्पेसिफिकली सिर्फ आरबीआई के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सारा पे आप सोचिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। और कुछ और ज़्यादा क्वेरीज होगी जो इसमें मैंने एड्रेस नहीं की है, आपके कुछ कंसर्न्स है, और तो मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा, और इफ़ पॉसिबल आई विल मेक अ लाइव वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।